हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। आई नो मैं कुछ दिनों से लीव पर थी तो हमारे करंट अफेयर्स रह गए थे, लेकिन आज हम एक एक करके सभी दिनों के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा एसएससी का कैलेंडर भी अनाउंस हो चुका है कि आपके अपकमिंग एमटीएस, जीटी या फिर सीजीएल के एग्जाम कब होंगे। इस पर एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ था, आई होप आपने देख लिया होगा और आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स भी पता चल गए होंगे। तो बहुत कम समय है, लगभग आपके पास 90 डेज का समय है सीजीएल को क्रैक करने के लिए, तो बिल्कुल आज से ही तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, तो पहला वीडियो में हम 14 से लेकर 15 ऑफ जून तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि इंडेक्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेगुलर जो हमारा 9 AM पर करेंट अफेयर्स आता है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो 9 AM पे जो करेंट अफेयर्स होगा उसमें हम 16 एंड 17 ऑफ जून के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो 4 डेज का करेंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके है, दोनों क्लासेस की जो पीडीएफ होंगी वो मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगी। आप सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247 या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो 14 एंड 15 ऑफ जून का करंट अफेयर्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन छपा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। वीडियो के एंड में रिवीजन क्वेश्चन होंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 14 ऑफ जून और 15 ऑफ जून को हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। सो 14 ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। याद करो, जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव होता है ना। तो ये जो RH फैक्टर है, ये जो ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। तो उनको ही ट्रिब्यूट करने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली लोगों को इंकरेज करने के लिए कि डोनेट कीजिए ब्लड, और ब्लड डोनेट करने से आप किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे थीम क्या है? तो थीम है 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक्स यू ब्लड डोनर। ठीक है, 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर। अब यहाँ पे 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 20 ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है। इस दिन की शुरुआत WHO ने की थी 2004 में, तो यहाँ पे 20 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए उसी का सेलिब्रेशन यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट है 15 ऑफ जून। सो 15 ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड विंड डे। बेसिकली इसका मकसद है विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। ठीक है, तो विंड एनर्जी के मामले में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आप देखेंगे लगातार ग्रो कर रहा है और 4th पोजीशन पे आपको विंड एनर्जी के मामले में दिखेगा अकॉर्डिंग टू द PIB डेटा। ठीक, तो सिंस 2007 हम ग्लोबल विंड डे को एनुअल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की थी और बाद में इसको ज्वाइन किया था ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। अब इस दिन का सेलिब्रेशन अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्लोबल विंड डे 2024 को ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी थीम क्या थी? जिसकी सेंट्रल थीम थी पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। विंड एनर्जी को क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा बोलते हैं ना। तो पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने थीम डिसाइड की थी। अब इन्होंने अपने टारगेट भी डिसाइड किए हैं। क्या टारगेट डिसाइड किया है? कि हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय 2030, और ये टारगेट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है। इसके अलावा इन्होंने बताया एज ऑफ मई 2024 हमारे देश में जितना हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं उनमें विंड एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? तो 46.4 गीगावाट की हमारे पास अभी फिलहाल विंड एनर्जी कैपेसिटी है। एंड गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु for achieving highest wind capacity addition in the country during the financial year 23-24। तो यहाँ पर इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी में एडिशन हुआ है, मतलब इन तीनों राज्यों ने मिलकर विंड एनर्जी को ज्यादा प्रोड्यूस किया है। ये सभी डेटा आपको PIB का डेटा मिल जाएगा। ओके है, चलिए इंपॉर्टेंट डेज हो गए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पाते हैं एक CM अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है पेमा खांडू।
So Pema Khandu became the Arunachal Pradesh CM for the third straight term. तो लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन बन चुके हैं? तो पेमा खांडू बन चुके हैं। पहली बार ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे 2016 में। ठीक, इसके अलावा ये तो हो गए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अब बने हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? चौना मेन। ठीक है, अब जैसे कि चीफ मिनिस्टर होते हैं या फिर आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनका जो मंत्री परिषद होता है, इन सबको ओथ कौन कराता है? उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर। तो यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हो जाएंगे आपके केटी परनायक, आपके गवर्नर हैं। कैपिटल ईटानगर है। टोटल जो सीट्स थी 60 सीट्स थी और इन 60 सीट्स में से 46 सीट्स को किसने जीता था? तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जीता था। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अबाउट द फिक्की। फिक्की मीन्स क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली ज्योति विज को अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर जनरल। ओके, तो फिक्की अपॉइंट्स ज्योति विज एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल। आप देख सकते हैं रिसेंटली डायरेक्टर जनरल फिक्की ने इन्हें अपॉइंट किया है। इसके पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल थी फिक्की में। फिक्की एक नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ था एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अगली पर्सन न्यूज में हम देखेंगे। देखिएगा, जो हमने प्रीवियसली जो भी करंट अफेयर डिस्कस किए उनमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी डिस्कस की थी। तो ये रिसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको सिखाया था, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वाइस चांसलर ऑफ IIFT, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसे बनाया गया था? राकेश मोहन जोशी को बनाया गया था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ CCI कौन है? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा है। तो ये सारी अपॉइंटमेंट हमने डिस्कस की है डेली करंट अफेयर्स में। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी PDF में तो सारी इंफॉर्मेशन होगी ही। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगले 2 पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों पर्सन के नाम आपने पहले भी सुन के रखा हुआ है। ठीक है, ये कौन है? अजित डोभाल, जो कि NA से वापस से रीअपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा ये है PK मिश्रा, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और इनको भी रीअपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट में बताने वाली हूँ, ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, जैसे कि पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन रहे हैं या फर्स्ट नंबर के NSA कौन रहे हैं। ठीक है, ये किस रैंकिंग पे काम करते हैं, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पे काम करते हैं या इनका क्या पोर्टफोलियो होता है, तो वो सारी बातें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन क्या है? डॉक्टर PK मिश्रा रीअपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंडर द मोदी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो गवर्नमेंट है और इनकी जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, उन्होंने डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा या डॉक्टर PK मिश्रा को रीअपॉइंट किया है एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंड कॉन्जुगेटिव टर्म में, मतलब दूसरी बार अपॉइंटमेंट किया गया है। और इनकी जो रैंकिंग होती है ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग के बराबर होते हैं। मतलब जितना कैबिनेट मिनिस्टर को सैलरी वगैरह मिलती है, वेतन भत्ते मिलते हैं, वैसे ही डॉक्टर PK मिश्रा को भी मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अजीत डोभाल जी को भी रीअपॉइंट किया है एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एज अ NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हैं। ठीक है, पहली बार अजीत डोभाल जी 2014 में हमारी कंट्री के NSA बने थे और अब ये इनका थर्ड टर्म है। तीसरी बार इन्हें अपॉइंट किया, पहली बार 2014 में, फिर 2019 में, अब 2024 में इन्हें हमारी कंट्री का NSA अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट NSA कौन थे। तो पहले हमारी कंट्री के NSA कौन थे? तो आप देखेंगे ब्रजेश मिश्रा थे। 1998 में ब्रजेश मिश्रा जी हमारी कंट्री के फर्स्ट नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो अब इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने कुछ और पर्सन्स को अपॉइंट किया है, जैसे कि अमित खरे एंड तरुण कपूर। ठीक है, अमित खरे एंड तरुण कपूर, इन्हें एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी अपॉइंट किया है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्ति अमित खरे और तरुण कपूर की हुई है। तो
तो हमें कौन कौन से नाम याद रखने हैं, तो डॉक्टर पीके मिश्रा का नाम और अजीत डोभाल का नाम हमें नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है। अजीत डोभाल जी एज अ पर्सन 5th नंबर के NSA है हमारी कंट्री के, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी तक केवल 5 ही हमारी कंट्री में NSA को अपॉइंट किया है। पहले थे ब्रजेश मिश्रा, जिनको 2004 में अपॉइंट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के समय JN दीक्षित को बनाया गया, फिर MK नारायण को बनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय, फिर शिव शंकर मैनन को बनाया गया। तो ये तीनों जो NSA बने हैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के समय बने हैं, और 2014 से अभी तक आप देखेंगे अजीत डोभाल जी हैं। तो ज्यादा नाम नहीं, एक छोटी सी लिस्ट है, तो हो सके कोशिश करना अगर हो पाए तो याद रखने की, और अगर नहीं हो पा रहा तो अजीत डोभाल और ब्रजेश मिश्रा का नाम याद रखना। यहाँ से एक अच्छा खासा स्टैटिक क्वेश्चन निकलता है कि पहले हमारी कंट्री के NSA कौन थे, कब इन्हें अपॉइंट किया गया और किसकी गवर्नमेंट के समय, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में हम बात करते हैं। कौन होते हैं भाई ये, तो इनकी जो पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में, या हाईएस्ट जो सिविल सर्वेंट पोस्ट होती है इंडियन गवर्नमेंट पे, उस पोजीशन पे काम करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो मतलब PMO होता है प्रधानमंत्री ऑफिस, तो प्रधानमंत्री ऑफिस में कई सारे वर्क होते हैं, ठीक है। तो उन कई सारे वर्क्स में उस मतलब PMO की जो जिम्मेदारी होती है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास होती है। अब PMO क्या है, तो प्रधानमंत्री ऑफिस है, और प्रधानमंत्री ऑफिस एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरीएट या प्रधानमंत्री के सचिवालय के रूप में सेटअप किया गया था इन 1947। अब हम बात कर रहे हैं पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हैं, अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय इनको अपॉइंट किया गया था। तो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं PN हक्सर। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1973 में इनको अपॉइंट किया था। और पीके मिश्रा 13th नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री को डिसीजन मेकिंग में मदद करने का काम करते हैं, ठीक। चलिए अब इनका नाम भी आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। सिरिल रामापोसा इनका नाम है, ठीक। सिरिल रामापोसा 2nd टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के वापस से राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो सिरिल रामापोसा बने हैं, ठीक है। पहली बार 2018 में 5 सालों के लिए, 2018 में 5 इयर्स के लिए आप देखेंगे इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था, ओके। क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 इयर्स में होते हैं। साउथ अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 3 कैपिटल है, और करेंसी यहाँ पे रैंड है। 3 कौन कौन सी कैपिटल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिटोरिया, कैपटाउन एंड द ब्लैमफॉन्टेन। ये आपको 3 अलग अलग कैपिटल देखने को मिलती हैं साउथ अफ्रीका की। चलिए जैसे कि हमारे देश में होते हैं आर्मी चीफ, वैसे यहाँ पे हम बांग्लादेश के आर्मी चीफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेबर है, हमें पता होना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल बकर उर जमान को अपॉइंट किया है न्यू आर्मी चीफ ऑफ द बांग्लादेश, और 23 जून से अपने कार्यभार को संभालने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला नाम है दिव्या देशमुख का। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन मैं वापस से बताने वाली हूँ जिनका याद रखेंगे हम नाम। दिव्या देशमुख विंस वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन, तो दिव्या देशमुख का एसोसिएशन चेस से है, और इन्होंने रिसेंटली जो फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होता है उसका टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है। तो फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो नागपुर की है दिव्या देशमुख, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। ये तो हो गई वीमेंस कैटेगरी की बात, ठीक है। अंडर 20 फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वीमेंस कैटेगरी में दिव्या देशमुख। अगर हम इसी टूर्नामेंट को मेंस सेक्शन में जाके देखते हैं, मतलब फिडे अंडर 20 मेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीता है, तो आप देखेंगे कजाकिस्तान के एक चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है काजियबेक नोग्रेविक, इन्होंने इसे जीता है, ठीक है। इतनी चीजें। अब ये चैंपियनशिप की खास बात यह है कि ये इंडिया में हुई थी, कहां पर, गुजरात गांधीनगर में। तो गुजरात गांधीनगर में 2 जून से लेकर 13 जून के बीच में ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब दिव्या देशमुख जी के बारे में एक खास बात यह है कि 4th नंबर की इंडियन है।
ये 4th नंबर की इंडियन है जिन्होंने फिडे अंडर-20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता है। इसके पहले आप देखेंगे कोनेरू हम्पी 2001 में, फिर हरिका दोर्नावली 2008 में और सौम्या स्वामीनाथन ने 2009 में इस चैंपियनशिप को जीता था। तो मतलब ओवरऑल एक चौथे नंबर की गर्ल अंडर-20 बन चुकी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की शुरुआत 1951 में हुई थी अंडर-20 कैटेगरी के लिए। अगर हम देखते हैं सबसे पहले, अगर सभी सेक्शन की बात करें मेंस एंड वीमेंस, तो सबसे पहले आप देखेंगे विश्वनाथन आनंद जी ने 1987 में अंडर-20 चेस टूर्नामेंट को जीतने का काम किया था। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर हम 2 बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बुक है जो कि आरबीआई के पर बेस्ड है। ठीक है, आरबीआई पर बेस्ड इस बुक को लिखा गया है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक, और इसको लिखा किसने है? अल्पना खिलावाला ने इसको लिखा है। अब इस बुक में बेसिकली जब हर्षद मेहता स्कैम होता है या हमारे देश में जब एलपीजी रिफॉर्म होते हैं, 1990 में हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है उस समय कैसे हमारे कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम था और किस तरीके से आज के समय में हमारे देश में कम्युनिकेशन सिस्टम है या किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो सारी बातें और आरबीआई किस तरीके से उस समय काम करता था और धीरे धीरे आज के समय में काम करता है। तो बेसिकली जो इनसाइड स्टोरी है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की इन आरबीआई, तो वो इस बुक में आपको मेंशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आरबीआई वॉल अ इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक, ये आपको ये बुक देखने को मिलेगी 25 सालों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आरबीआई में। चलिए, अब यहाँ पे एक ऑटोबायोग्राफी है और ये ऑटोबायोग्राफी आर अश्विन की है। किसकी है ये? आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा है। और जिसको लिखने में मदद या को ऑथर कौन रहे हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑब्वियस सी बात है ऑथर आर अश्विन रहे होंगे क्योंकि आत्मकथा तो खुद से ही लिखी जाती है। एंड को ऑथर कौन रहे? तो आप देखेंगे सिद्धार्थ मोंगा रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुच्ची क्रिकेट स्टोरी, अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ द क्रिकेटिंग लीजेंड। ये इनकी बुक है आई हैव द स्ट्रीट। चलिए नेक्स्ट पर्सन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से। हम बात करेंगे यहाँ पे सरोद मेस्ट्रो या मास्टर राजीव तारानाथ के बारे में। ये है राजीव तारानाथ जी और इनका एसोसिएशन आप देखेंगे सरोद वादक रहे हैं, सरोद से इनका एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा राजीव तारानाथ। ठीक है, पास्ड अवे रिसेंटली इन मैसूर। और ये डिस्पाइल थे या शिष्य थे किसके? अली अकबर खान के, अली अकबर खान के। इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं जैसे कि पद्मश्री अवार्ड इन 2019 में दिया गया। तो अगेन इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाएगा कि पद्मश्री अवार्ड राजीव तारानाथ को कब मिला? 2019 में मिला। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कन्नड़ा राज्योत्सव अवार्ड और यहाँ पे कई सारे और अवार्ड इनको दिए गए थे। ठीक है, तो आपको ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है वो याद रखना है और कब इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था ये आपको याद रखना है। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो वाकई में काफी इंपॉर्टेंट थे, आपको भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, फिक्की की डायरेक्टर जनरल हो गई, एनएसए हो गए, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो चुके हैं। ठीक है, और सरोद वादक हो चुके हैं। तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में और क्वेश्चन भी हम देखते जाएंगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो ना यार। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। कोई भी इंडेक्स जब आप पढ़ते हो ना तो आपको पढ़ना कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपको 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि पर्टिकुलर इंडेक्स किसने रिलीज किया है। दूसरा आपको पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिस पे बेस्ड या कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे बेस्ड इस रैंकिंग को या इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। टॉप पर कौन है, बॉटम पर कौन है और इंडिया पे कौन है। ये 3-4 बातें ही बस हमें देखनी होती है किसी भी इंडेक्स में, तो हम वही सारी बातें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये इसका 18th नंबर का एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 18th नंबर का एडिशन है। ठीक है,
वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने इसको रिलीज किया है। सो सिंस 2006 से वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एवरी ईयर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज करता है। इसमें 4 पैरामीटर्स हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावर। इन पे बेस्ड आपकी स्कोरिंग होती है और स्कोरिंग 0 से लेकर 1 के बीच में स्कोरिंग होती है। 1 का मतलब है कि आपकी कंट्री में जेंडर इक्वलिटी है, जितने राइट्स मेल को हैं उतने राइट्स ही फीमेल को हैं, जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी मेल को है उतनी ही फीमेल को भी है, और दोनों के बीच में जो सैलरी दी जाती है वो भी सेम है। ये इसका मतलब है। लेकिन 0 का मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी कंट्री में इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से स्कोरिंग की जाती है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया का स्कोर कौन सा है, कितना है, और टॉप पर कंट्री कौन सी है। तो आप यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज को देख सकते हैं: आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे आपको देखेंगे ये टॉप कंट्रीज हैं जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जिनकी रैंकिंग 1st, 2nd और 3rd नंबर पे है। और आइसलैंड पहली बार नहीं, 15th कॉन्जुगेटिव ईयर, लगातार 15वीं साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर काम कर रहा है। ठीक है, तो आप टॉप 3 याद रखेंगे: आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। ओके है, चलिए अब बात करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी ड्रॉप हुई है 2 पॉइंट से। तो आप देखेंगे इंडिया आपको देखने को मिलेगा 129th पोजीशन पे। ठीक, आउट ऑफ 146 कंट्रीज भारत की रैंकिंग 129 नंबर पर आपको मिल जाएगी। तो इंडिया स्लिप टू प्लेस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स टू द 129th प्लेस। तो 129वें स्थान पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में हमारी रैंकिंग 5th पोजीशन पे है। मतलब हमसे आगे आप देखोगे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, और फिर इंडिया आपको 129th पोजीशन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बॉटम पे कौन है? तो बॉटम पे आपको मिल जाएगा सूडान। बॉटम पे कौन मिल जाएगा? 146 पोजीशन पे बॉटम पे आपको मिल जाएगा सूडान, और सूडान के ऊपर 145 पोजीशन पे आपको मिल जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान और सूडान बॉटम 2 कंट्रीज हो जाएंगी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। डन। अब इंडिया का स्कोर क्या है? तो इंडिया का स्कोर भी आप याद रखेंगे 0.641। 0.641 ये इंडिया का स्कोर है। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करते हैं तो 64.1% आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो इंडिया की रैंकिंग 129 पर है और इंडिया का स्कोर 0.641 है। पहली बार इस इंडेक्स में सूडान और उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया है, और सूडान तो आपने देख लिया कि बॉटम पे है, मतलब 146 पोजीशन पे है। डन, क्लियर हो गया। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी अबाउट द इंडेक्स। चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। सारी बातें आपको समझ में आई गई हैं इंडेक्स के बारे में, तो कोशिश कीजिए इस इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। पहला पॉइंट है, द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इंडिया स्लिप टू द 2 places ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स टू द 129th place. Iceland was top the index, followed by the Spain, Sweden, New Zealand, Norway in the top 5. In the world, Sudan was ranked last on the index of the 146 countries, and in South Asia, India was ranked 4th after Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. How many of the given statement are incorrect? तो कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखिएगा, पहली चीज तो वर्ल्ड बैंक की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है और 18th एडिशन है। ठीक है, भारत की पोजीशन 2 पोजीशन ड्रॉप हुई है, 129 प्लेस पे है। फिर आइसलैंड तो टॉप पर है, लेकिन आइसलैंड के बाद आपको स्पेन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको स्वीडन नहीं मिलेगा, आपको न्यूजीलैंड नहीं मिलेगा। अभी हमने देखा, याद कीजिए, टॉप 3 कंट्रीज हमने अभी डिस्कस की, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आप गलत कर दो, सॉरी 3rd स्टेटमेंट गलत कर दीजिए। नेक्स्ट है साउथ सूडान बॉटम पे है, ये बात बिल्कुल सही है। और साउथ एशिया में इंडिया 4th नहीं 5th पोजीशन पे है, मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, तो ओनली 3 इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट है कैंटर्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट। तो यहाँ पे ब्रांड Z 2024 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है।
ब्रांड जेड 2024 रिपोर्ट। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की एक रिपोर्ट होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो टॉप 100 ब्रांड्स हैं, जो वैल्यूएबल कंपनी या वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं, उनकी रैंकिंग की जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टॉप 100 में 4 इंडियन फर्म्स या 4 इंडियन कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 4 इंडियन फर्म्स या कंपनीज आपको इस रैंकिंग में देखने को मिल जाएंगी और इन चारों कंपनियों की जो टोटल वैल्यूएशन है या टोटल जो ब्रांड वैल्यू है वो $130 बिलियन है। $130 बिलियन। कौन कौन सी है? तो टॉप पर, इंडिया में टॉप पर है टीसीएस। टीसीएस की रैंकिंग 46 पोजीशन पे, इंडिया में तो फर्स्ट है, लेकिन अगर हम ग्लोबल बात करते हैं तो ग्लोबल 46 पोजीशन पे है और इनका जो वैल्यूएशन है वो $44 बिलियन है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे टीसीएस हो गई। सेकंड नंबर पे एचडीएफसी बैंक है जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 47th पोजीशन पे है। फिर एयरटेल है 73rd पोजीशन पे और इन्फोसिस आता है 74th पोजीशन पे। तो 4 कंपनी इंडिया की आपको देखने को मिल जाएंगी ब्रांड जेड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनीज की लिस्ट में। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल अगेन टॉप पर है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एप्पल की वैल्यूएशन के बारे में तो 1 ट्रिलियन से ज्यादा एप्पल की ब्रांड वैल्यू की वैल्यूएशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखना है कि टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स कौन कौन सी है। तो एप्पल फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे गूगल, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलेगा। तो एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट तीनों कंपनीज हैं, तीनों के नाम आपने सुन रखे हैं, आसान है। और इंडिया में आपको 4 ब्रांड्स देखने को मिलती हैं, टीसीएस, एचडीएफसी, एयरटेल और इन्फोसिस। टीसीएस 46 पे, एचडीएफसी 47 पे, एयरटेल 73 और इन्फोसिस 74th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द कैंटर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट ब्रांड जेड 2024। आपको 5 स्टेटमेंट्स है, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट लिखता है कि 4 इंडियन ब्रांड्स इस लिस्ट में इंक्लूड हुए हैं और जिनकी टोटल वैल्यूएशन $130 बिलियन है। टीसीएस 46 पोजीशन पे है, एचडीएफसी बैंक 47th पोजीशन पे है। एप्पल जो है वो फर्स्ट ब्रांड है इन द हिस्ट्री जिसने $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस किया है और एयरटेल 73 पोजीशन पे आपको मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे सारे के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें शांति है, पीसफुलनेस है। ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना ही सिविल कॉन्फ्लिक्ट है, ना ही आर्मी कॉन्फ्लिक्ट है, ना ही माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, ना ही लोकल प्रॉब्लम है, ना ही ट्राइबल प्रॉब्लम है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स होती है ना कंट्रीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स और यहाँ पे इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं कि कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा पीसफुल है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एरिया हो गया, ये हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यहाँ पे जो बांग्लादेश का एरिया हो गया। इसके अलावा अफ्रीका में जो माली, सूडान वाले एरिया है, सोमालिया है, आप देख सकते हैं कि इनमें पीसफुलनेस नहीं है, मतलब ये बहुत अशांत कंट्रीज है। राइट, तो आइए हम इस इंडेक्स के बारे में और भारत की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्लोबल पीस इंडेक्स को किसने रिलीज किया? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इस इंडेक्स को पब्लिश करने का काम किया है। प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ग्लोबल पीसफुलनेस और इसमें 163 कंट्रीज और टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो हाइलाइट्स होते हैं, मतलब आपका क्या ट्रेंड चल रहा है, इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या है, वायलेंस अक्रॉस द वर्ल्ड क्या चल रहा है, तो ऐसे कई सारे इंसाइट्स को लेकर इस पीस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। अब हम कुछ हाइलाइट्स देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहला है ग्लोबल पीस डिटोरिएशन। पूरे वर्ल्ड की अगर शांति की बात कर रहे हैं, किसी एक कंट्री की शांति की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है बड़ी अशांति हो रही है, कोई ना कोई किसी ना किसी से फाइट करने में लगा हुआ है, किसी ना किसी का कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो चल ही रहा है। तो इसमें यह बोला गया है कि जो एवरेज लेवल है ग्लोबल पीसफुलनेस का वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, डिटोरिएट हुआ है, कम हुआ है बाय 0.56% इन 2024। तो कितना डिटोरिएशन हुआ है? 0.56% का डिटोरिएशन हुआ है। ठीक है, लगातार 5वीं बार, लगातार 5th टाइम
जो आपका पीसफुलनेस है वो डिक्लाइन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है कंट्री इंप्रूवमेंट एंड डिटोरिएशन। तो इसमें कहा गया है कि इन द पास्ट 65 कंट्रीज रिकॉर्डेड इंप्रूवमेंट इन द पीसफुलनेस और 97 कंट्रीज जो है उनमें डिटोरिएशन हुआ है। तो आपने 163 कंट्रीज का डेटा तैयार किया है और उनमें से कहा है कि 65 कंट्रीज हैं जो कि इंप्रूव हुई हैं, जिनने अपने देश में शांति बनाई है, लेकिन 97 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें डिटोरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मोस्ट पीसफुल कंट्रीज कौन सी हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। जो आपके ऊपर यूरोप में कंट्रीज होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है आपकी पीसफुल कंट्रीज हैं। आप देखेंगे आइसलैंड, तो आइसलैंड जो है वो सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है, वो भी सिंस 2008 से 2008 से सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण कंट्री कौन सी है, आइसलैंड है। आइसलैंड के बाद आयरलैंड, आयरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर मिल जाएंगे। लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो यमन। यमन इज नाउ द लीस्ट पीसफुल कंट्री। उसके बाद सूडान है, सूडान के बाद साउथ सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन। ठीक है, ये आपके लीस्ट पीसफुल कंट्रीज की लिस्ट में आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है मोस्ट पीसफुल कौन सा है और लीस्ट पीसफुल कंट्रीज कौन सी हैं। अब इंडिया कहाँ है, तो इंडिया भी देखेंगे, लेकिन पहले हम रीजनल परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, यूरोप हो गया, या आप कह सकते हैं कि आपका साउथ एशिया में देख लिया, एशिया में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, पैसिफिक ओशियन रीजन में देख लिया। तो ऐसे अगर हम रीजन वाइज कंपेयर करें तो यूरोप मोस्ट पीसफुल रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। यूरोप मोस्ट पीसफुल रीजन है। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है वो लीस्ट पीसफुल रीजन है, जिसमें आपको सूडान और यमन जैसे कंट्रीज देखने को मिलते हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है। और साउथ अमेरिका जो है ये सबसे ज्यादा डिटोरिएशन हुआ है, सबसे ज्यादा जो पीसफुलनेस में कमी आई है वो किस में आई है, नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा डिटोरिएशन हुआ है, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। अब इंडिया, तो इंडिया है 116 पोजीशन पे और इंडिया में जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। आप देखेंगे इंडिया 116 पोजीशन पे है, इंडिया का स्कोर 2.3 है और इंडिया 5 पॉइंट से अप हुआ है। ठीक, तो हमको क्या क्या याद रखना है कि टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया जो कि पीसफुल कंट्री है। यमन लीस्ट पीसफुल कंट्री है और इंडिया 116 पोजीशन पे है 2.3 स्कोर के साथ और 5 पॉइंट हम इंप्रूव हुए हैं। डन, तो ये हो गया आपका पीसफुल इंडेक्स। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन से हम और एमसीक्यू को मतलब एमसीक्यू के साथ हम न्यूज को डिस्कस करते हैं। चलो, पहला है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स हैज साइंड MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल। अब इंडिया के आर्ट को, कल्चर को समझने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स जो भी डॉक्यूमेंट्री, जो भी वीडियो तैयार करता है उसको पब्लिश करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने संसद टीवी के साथ MOU साइन किया है। तो संसद टीवी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संसद टीवी के साथ यहाँ पे टेलीकास्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। रिसेंट में कुछ और एग्रीमेंट साइन हुए थे जिसकी एक छोटी सी लिस्ट है कि महिंद्रा और महिंद्रा ने यहाँ पर ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, MOU साइन हुआ था। NHPC ने ओशियन सन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था फॉर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए। वहीं माइंस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया था शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ फॉर नॉलेज सपोर्ट ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट है संजीत खारेल, ये रिसेंटली किस स्टेट असेंबली के पोटैम स्पीकर बने हैं। ठीक है, तो किस स्टेट के पोटेम स्पीकर बने हैं, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम की जो असेंबली है उसके पोटेम स्पीकर बने हैं संजीत खारेल। ठीक है, जो पहली सिटिंग होती है जब भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और जब तक आपके स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ है उस समय तक के लिए पोटेम स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं और संजीत खारेल यहाँ पे सिक्किम असेंबली के पोटेम स्पीकर हैं। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है। प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुए हैं प्रेम सिंह तमांग एंड गवर्नर कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी हु हैज बीन रीअपॉइंटेड। तो आज ही हमने देखा है, अगेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर PK मिश्रा की।
ठीक है, डॉक्टर पीके मिश्रा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की, तो फिक्की में भी अपॉइंटमेंट हुई है ज्योति विज की, ज्योति विज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज साइंड 5-year ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग डील, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने उनके अपकमिंग जो भी चैंपियनशिप होने वाली है उसके लिए 5 सालों के लिए ब्रॉडकास्टिंग डील को साइन किया है। किसके साथ डील साइन की है, तो टाटा कम्युनिकेशन के साथ ये डील साइन की है। टाटा कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है इन जून 2024 विच कंपनी लॉन्च द लेव 45 AI प्लेटफॉर्म टू बूस्ट इफिशियंसी अक्रॉस द बिजनेस फंक्शन, तो यहां पर देखेंगे किस कंपनी ने लेव 45 AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो ये है विप्रो। विप्रो ने इसे लॉन्च किया है जो कि मशीन लर्निंग, इसका अलावा आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, जो कि कंपनी की टेक्नोलॉजिकल डिमांड को फुलफिल करेगी और कंपनी की इफिशियंसी को इंप्रूव करेगी। ठीक है, तो विप्रो का ये इनिशिएटिव है लेव 45 AI। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्या डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैंक, तो जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये क्वेश्चन आपको किसी सेट में, चाहे वो CGL हो, MTS हो, कहीं ना कहीं छप गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ओके। और अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।